नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ हम रोचक वीडियो प्रस्तुत करेंगे जो आपकी जिंदगी को मनोरंजन से भर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं होगा। पति के बाहर जाते ही नमिता ने बाहरी फाटक को बंद कर लिया। कुछ पल खड़ी रहकर वह पति को देखती रही, फिर घर की ओर बढ़ने लगी। उसने 8-10 कदम ही बढ़ाए कि डाकिये की आवाज सुन उसे रुकना पड़ा। डाकिया ने अत्यंत शालीनता से कहा, मेम साहिबा, यह आपके नाम का लिफाफा। लिफाफा नाम सुनकर एक बारगी उसके जहन में तरह तरह के भाव पनपने लगे। फिर वह लिफाफे पर अंकित भेजने वाले के नाम को देख अपनी उत्सुकता को दबा नहीं पाई। वहीं खड़े खड़े उसने लिफाफा खोला जो उसके चचेरे भाई सुजीत ने भेजा था। लिफाफे के अंदर का कार्ड जितना खूबसूरत था, उस पर दर्ज पता उतने ही सुंदर अक्षरों में लिखा गया था। सुजीत ने अपने पुत्र मयंक की शादी में आने के लिए उन्हें आमंत्रित किया था। शादी का कार्ड नमिता की ढेर सारी स्मृतियों को ताजा कर गया। वह तेज कदमों से बढ़ी और बरामदे में रखी कुर्सी पर बैठ गई। फिर लिफाफे से कार्ड निकालकर पढ़ने लगी। 1-2 बार नहीं, उसने कई बार कार्ड को पढ़ा। उसने कार्ड को लिफाफे में रखना चाहा। उसे आभास हुआ कि लिफाफे के अंदर और कुछ भी है। उसने लिफाफे के कोने में सिमटे एक छोटे से पुर्जे को निकाला। उस पर लिखा था, बुआ, मेरी शादी में जरूर आना, नहीं तो मैं शादी करने जाऊंगा ही नहीं। बड़ा ही अधिकार जताया था उसके भतीजे मयंक ने, अधिकार के साथ अपनत्व भी। उसने उस छोटे से पत्र को दोबारा लिफाफे में न रखकर अपनी मुट्ठी में भींच लिया। उसने निर्णय लिया कि भतीजे के पत्र का उल्लेख पति से नहीं करेगी। पति कहेंगे कि तुम्हारे भतीजे ने तो सिर्फ तुम्हें ही बुलाया है, उन्हें वहां जाने की जरूरत ही नहीं है, तुम अकेली ही चली जाओ। मायके जाने की बात सोचकर ही नमिता के मन में गुदगुदी होने लगी। साथ ही मयंक की शादी के संबंध में पति को सूचना देने की ललक भी। मयंक का वह छोटा सा धमकी भरा पत्र। आज जबकि संचार माध्यमों की विपुलता की वजह से लोग पत्र लिखना भी भूल गए हैं, तब मयंक के उस छोटे से पत्र ने उसे वह खुशी दी थी जिसकी उसने कल्पना तक नहीं की थी। उसका बचपन गांव की अमराइयों में बीता था, जहां घंटों तालाब में तैरना, अमिया तोड़कर खाना, कभी गन्ना चूसना तो कभी मूली कुतरना, कोई रोक टोक नहीं। फिर उसे अपने पिता की यादें कुरेदने लगीं। बचपन में ही माँ के गुजर जाने के बाद पिता ने ही माँ बाप दोनों का स्नेह उस पर उड़े हल दिया था। उसके पिता गांव के संपन्न किसान थे। उन्होंने नमिता को पढ़ाने में भी किसी तरह की कोताही नहीं बरती। उसकी शादी शहर के संभ्रांत परिवार के आकर्षक मेधावी युवक युवराज के साथ अत्यंत धूमधाम से कर दी। वह गुलमोहर के फूलों से सजी कार पर सवार होकर ससुराल आई थी, जो उस समय के लिए बड़ी बात थी। अपने पिता की लाडली तो वह थी ही, ससुराल में भी उसे बड़ा प्यार मिला। गौने में जब वह ससुराल पहुंची तो उसके कुछ महीने के बाद ही पति को बैंक के ऊंचे पद पर नौकरी मिल गई। नतीजतन ससुराल वालों ने भी उसे हाथों हाथ लिया। कालांतर में वह माँ भी बनी और घर गृहस्थी में वह इस कदर मशगूल हुई कि नैहर की यादें यदाकदा ही आती। पहले पुत्रवधू का दायित्व और बाद में चलकर गृहिणी माँ का दायित्व, सबका निर्वाह उसने बड़ी कुशलता से किया। एक आदर्श परिवार की कुशल गृहिणी थी वह। आज उसका लड़का अनिमेष जहां इंजीनियर बन बहुराष्ट्रीय कंपनी में कार्यरत था, वहीं उसकी बेटी सुजाता डॉक्टरी की परीक्षा पास कर सरकारी सेवा में थी। दोनों का पारिवारिक जीवन अत्यंत सफल था। सब कुछ अच्छा होने के बाद भी आज नैहर की यादों ने उसके अंदर हलचल पैदा कर दी। पिता के निधन के बाद नैहर से उसका संबंध टूट सा गया था। सिर्फ रक्षाबंधन के अवसर पर वह लिफाफे में सुजीत के लिए राखी रखकर डाक से भेज देती थी और सुजीत भी कुछ 1 रुपए मनी ऑर्डर से भेज देता था। सच तो यह था कि न तो नमिता ने संबंध प्रगाढ़ करने की कभी कोशिश की और न सुजीत ने। शायद इसके पीछे नमिता के बड़े होने का अहम था, या फिर सुजीत के मन में छिपा अपराध बोध। पिता की मृत्यु के बाद श्राद्ध समाप्त होने के उपरांत लौटने के क्रम में भतीजे की गोलमटोल काया को देख अनायास ही उसके मुंह से निकल गया था, सुजीत, इसकी शादी में मुझे जरूर बुलाना, मैं ही इसकी एकमात्र बुआ हूँ। आज वही घटना उसे याद हो आई थी। लंबे समय तक वह वहीं बैठी रही।
घर के अंदर बहुत सारे काम उसे निपटाने थे, पर वह उस ओर से उदास ही रही। मेहरी आई और अपना काम कर लौट भी गई। उसकी ओर भी उसने ध्यान नहीं दिया, बस नैहर की यादों में खोई रही। माँ का चेहरा तक उसे याद नहीं था, कारण जब वह कुछ 1 महीने की थी तभी वे चल बसी थीं। हाँ, पिता की याद आते ही उसकी आंखों में न चाहते हुए भी अश्कों के समंदर लहराने लगे। मन ही मन वह सोचने लगी कि आखिर सुजीत ने इतने दिनों बाद उसे आने को क्यों कहा। आखिर सुजीत जिस संपत्ति के बूते इतरा रहा है, उसमें से आधी संपत्ति की मालकिन तो वह भी है। पानी के बुलबुले की तरह उसके अंदर का भाव तिरोहित हो गया है। तमाम तरह के भौतिक संसाधनों से संपन्न है उसका जीवन। पिता की संपत्ति की बात उसके जहन में आई जरूर, पर भूल से भी उसने कभी उजागर न किया। उसने सोचा कि पति को निमंत्रण पत्र के संबंध में सूचना अब भी क्यों दूं? जब वे बैंक से लौटेंगे तो उन्हें सरप्राइज दूंगी। वह पति का इंतजार करने लगी, लेकिन आज के इंतजार में बेताबी ज्यादा थी। साथ ही साथ कई विचार भी मन में आ जा रहे थे। उसके नैहर वालों ने उसकी ज्यादा खोज खबर क्यों नहीं ली? क्या कारण हो सकता है इसके पीछे? पिता के श्राद्ध के समय उसने अपने चाचा और चाची की आंखों में संदेह के डोरे मंडराते देखे थे। शायद उन्हें पिता के हिस्से की जमीन जाने का संशय था या और कुछ, लेकिन पिता के हिस्से की जमीन की एकमात्र वारिस होने के कारण भी उसके मन में उसके प्रति रत्ती भर भी आसक्ति न थी। आखिरकार उसके इंतजार की घड़ियां समाप्त हुईं। युवराज की गाड़ी फाटक पर आ रुकी। उसने दौड़कर गेट खोल दिया। गाड़ी गैराज में लगाकर युवराज जैसे ही कार से बाहर आए, नमिता उनके पास पहुंच गई। युवराज का स्वर उभरा, तुम्हारे चेहरे पर यह अव्यक्त खुशी किस बात की है? नमिता ने बगैर कुछ बोले लिफाफा उनकी ओर बढ़ा दिया। पर रुक क्यों गए? अनिमेष और सुजाता तो वहां जाने से रहे। हाँ, मेरी जबरदस्त इच्छा तुम्हारे नैहर जाने की है। मेरा नैहर आपका ससुराल नहीं? हाँ हाँ, मेरा ससुराल भी। फिर आगे आते हुए बोले, युवराज, नैहर जाने की खुशी में आज चाय नहीं मिलेगी क्या? क्यों नहीं, अभी लाती हूँ। कुछ ही देर में नमिता नाश्ते की प्लेट और चाय लेकर आ गई है। चाय नाश्ते के बाद युवराज शालीन मुस्कुराहट के साथ बोले, नैहर जाने की खुशी में चाय का स्वाद मीठा हो गया है। दरअसल नमिता ने भूले से चाय में दोबारा चीनी डाल दी थी। अपनी भूल पर झेंप गई नमिता। एक बात कहूँ नमिता? एक ही बात क्यों, 1000 बात कहिए। मैं तो अपनी ससुराल में 15 दिनों तक रहूंगा। तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं होगी? मुझे क्यों आपत्ति होगी, पर आपको इतने दिनों की छुट्टी मिलेगी। मिलेगी क्यों नहीं, मैंने छुट्टी ही कब ली है। इस बार तो 15 दिनों की छुट्टी ले कर ही रहूंगा। और हाँ, शादी आज से 7वें दिन है ना? मैं अभी छुट्टी हेतु ईमेल से आवेदन कर देता हूँ। जाओ, तुम तैयार हो जाओ। सबसे पहले हम लोग शॉपिंग करेंगे और रात का डिनर भी कावेरी होटल में करेंगे। एक बात गौर से सुन लो, कोई अगरमगर नहीं। जाओ, जल्दी तैयार होकर आओ। अगले दिन उन दोनों के गांव पहुंचने पर ही अजीब सी हलचल मच गई। मयंक, जो नमिता के गले से लिपटा तो गर्दन छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था, उसने अत्यंत धीमे स्वर में बुआ से पूछा, बुआ, हमारा पत्र मिला था? हाँ रे, तभी तो मैं दौड़ी दौड़ी आई हूँ। हाँ, मैंने उसे स्पीड पोस्ट करते समय जल्दी जल्दी में डाल दिया था। आपको बुरा तो नहीं लगा ना? उसके बालों को सहलाती हुई नमिता बोली, बुरा क्यों लगता? सच तो यह है कि मुझे बड़ा ही अच्छा लगा था। अच्छा, अब छोड़ो, चाचा अब चाची से भी मिलना है, बहुत सारे लोगों से मिलना है और ढेर सारी बातें करनी हैं। दिन प्रतिदिन शादी की गहमागहमी बढ़ती गई। वातावरण में शादी का उत्साह छाता जा रहा था। नमिता सिर से पांव तक शादी के विधि विधान में डूबी हुई थी। बुजुर्ग महिलाओं के मन में जहां नमिता को जानने के लिए अनेक जिज्ञासाएं थीं, वहीं बुजुर्गों के आशीर्वाद से वह सिर से पैर तक नहा गई। अत्यंत खुशनुमा माहौल में शादी संपन्न हो गई। नववधू अपने ससुराल आ गई। 8-10 दिनों की अवधि में वह युवराज को भी भूल सी गई थी। रिश्तेदारों का जाना शुरू हो गया था। धीरे धीरे लोगों का जमावड़ा काफी कम हो गया। लोगों के आग्रह को पा उसने गांव के लोगों के यहाँ जाना शुरू किया। हर परिवार में जाना और ढेर सारी बातचीत, यही उसकी दिनचर्या थी। लेकिन गांव में सबके यहाँ जाना उसके चाचा को कचोट रहा था।
वे मन ही मन कुढ़ रहे थे। एक दिन शाम के समय सुजीत के पिताजी ने उसे अपने पास बुलाकर कहा, बेटा देख रहे हो, नमिता पूरे गांव में घूमती है। ये गांव के लोग अजीब किस्म के धूर्त होते हैं। निश्चय ही कई लोग इसे जमीन के बारे में उकसाते होंगे। मैं तो इसी वजह से उसे बुलाने से आज तक परहेज करता रहा, पर तुम नहीं माने। सोचो, उसके हिस्से की 10 एकड़ जमीन अगर हाथ से निकल गई तो तुम्हारी सारी साहबी धूल में मिल जाएगी। अब चाहे जो हो पिताजी, आपके एकमात्र पोते की शादी में उसकी जिद पर मुझे नमिता दीदी को बुलाना पड़ा। पिता पुत्र की बातें नमिता बाहर खड़ी हो सुनती रही। उसकी उपस्थिति का एहसास पिता पुत्र को नहीं था। वह समझ गई कि उसके चाचा के मन में बेबुनियाद आशंका पल रही है। इसे निर्मूल कर देना ही चाहिए। और वह अविलंब युवराज के पास पहुंच गई। संयोग ऐसा कि युवराज भी वहां अकेले बैठे थे। नमिता को देख युवराज मुस्कुराने लगे। बड़े गंभीर स्वर में नमिता ने पूछा, कैसे हैं आप? ठीक हूँ, और तुम कैसी हो? मैं तो बहुत ठीक हूँ। आज 10 दिन बाद मेरी याद आई है तुम्हें। हाँ, मैं तो शादी के विधि विधान और गहमागहमी में एकदम डूब गई थी। आपको कोई कष्ट तो नहीं हुआ? कष्ट क्यों होता? इतने मधुर रिश्ते वालों का मेरे पास जमघट था कि मुझे तुम्हारी जरूरत ही महसूस नहीं हुई। चलिए, अच्छा हुआ। और एक गंभीर बात है। अचकचा गए युवराज। यहाँ और गंभीरता? ऐसा नहीं हो सकता। फिर नमिता ने सुजीत तथा अपने चाचा जी के मध्य की बात युवराज को सुनाई तो युवराज ने कहा, देखो नमिता, जिस जमीन का हिस्सा 2 परिवारों के बीच शूल बना हुआ है उसे निकालकर फेंक दिया जाना चाहिए। वैसे यह तुम्हारा विशेषाधिकार है। जमीन तुम्हारे पिताजी की है। हाँ, मैंने भी निर्णय किया है। सिर्फ आपकी सहमति की आवश्यकता है। वैसे क्या निर्णय है तुम्हारा? मैं जानना चाहता हूँ। एकदम सीधा सादा। मैं पिताजी की सारी जमीन मयंक दंपति को बतौर सौगात देने का निर्णय ले चुकी हूँ। नमिता, तुम तो पहले भी मेरे लिए अच्छी थीं, और आज तुम्हारे निर्णय ने तुम्हारे व्यक्तित्व को और अधिक ऊंचाई दे दी है। चलो, यह निर्णय हम दोनों चल कर चाचा चाची, सुजीत, उसकी पत्नी और मयंक दंपति को सुना डालते हैं। एक बारगी वातावरण में एक अजीब सी खुशी छा गई। नमिता के चाचा की आंखों के कोर से अश्रु बूंदें ढुलक गईं। उसकी चाची बोली, नमिता बेटी, मयंक केवल सुजीत का बेटा या मेरा पोता ही नहीं, तुम्हारा भतीजा भी है। कहते कहते उनकी आंखों से बहती अश्रुधारा में सारी कलुषता धुल गई। नमिता व युवराज के चेहरे पर संतोष का भाव झलक रहा था। मयंक को जहां जमीन की सौगात मिली थी, वहीं नमिता को नैहर व युवराज को ससुराल की सौगात। प्रसन्नता की समानता जो थी। आपका समय निकलकर हमारे साथ था, इसके लिए आपका धन्यवाद। अगली बार फिर से मिलते हैं नए और रोचक वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद और शुभकामनाएं।